बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ज़ूलॉजी का आज हमने जो है वो ऑनलाइन पहला लेक्चर डिस्कस करना है। एम्फीबियन वाला चैप्टर आपने स्टार्ट किया हुआ था। इस चैप्टर के एंड पे बेटा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, वोकलाइजेशन इन एम्फीबियंस। आज हम दो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और ये दोनों ही आपके पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकलाइजेशन इन एम्फीबियन और पेरेंटल केयर इन एम्फीबियन। इसके अलावा बेटा लास्ट पे एक टॉपिक है एम्फीबियन इन पेरिल, यानी कि एम्फीबियन खतरे में है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम वोकलाइजेशन इन एम्फीबियंस में डिस्कस करेंगे। एम्फीबियंस में वोकलाइजेशन यानी एम्फीबियंस में आते हैं बेटा हमारे पास एन्यूरॉन्स। सबसे पहले सैलामेंडर सिसिलियंस आते हैं, उसके बाद एन्यूरॉन्स आते हैं। एन्यूरॉन्स एम्फीबियंस की वो क्लास है जिसमें फ्रॉग और टॉड आते हैं और हमें पता है एम्फीबियंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एम्फीबियन ऐसे एनिमल्स हैं विच कैन रिमेन इन वाटर ऑल्सो इन ड्राई प्लेसेस इन देयर लाइफ। अपनी लाइफ में वो ड्राई प्लेसेस में और वाटर में दोनों कंडीशंस में वो रह सकते हैं। दे हैव एबिलिटी, इसलिए इनको जो है वो हम एम्फीबियंस कहते हैं। दोनों तरह की एबिलिटी, इनमें रेस्पिरेशन भी दोनों तरह की मौजूद होती है, यानी वाटर में जब होते हैं तब ये अलग तरीके से अपने गिल्स के जरिए अपने स्किन के जरिए रेस्पिरेशन करते हैं, जब ये जो है वो ड्राई प्लेसेस पे होते हैं तब ये अलग। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जैसे सैलामेंडर वगैरह और सिसिलियंस वगैरह, ये ऐसे हैं जो एम्फीबियन हैं लेकिन अपनी लाइफ का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो वाटर में या फिर ज़्यादातर हिस्सा जो है वो खुश्की पे गुजारते हैं। और एम्फीबियंस की तरह ये ओविपेरस हैं, विविपेरस हैं। एम्फीबियन ओविपेरस हैं यानी एग लेइंग हैं सारे के सारे, लेकिन सैलामेंडर और सिसिलियंस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, इसलिए वो विविपेरस हैं, यानी कि वो बच्चे देते हैं, वो अंडे नहीं देते। और फ्रॉग्स में यानी एन्यूरॉन्स में और बाकी जितने भी एम्फीबियंस हैं सैलामेंडर और सिसिलियंस को छोड़ के वो सारे के सारे बेटा ओविपेरस हैं, यानी वो एग लेइंग करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने ना वोकलाइजेशन पढ़ना है। एम्फीबियंस बहुत ज़्यादा मोस्टली एम्फीबियंस अपनी जो है वो गले से आवाज़ें निकालते हैं डिफरेंट तरह की। वो जो साउंड प्रोडक्शन होती है फिनोमिना, उसको हम कहते हैं वोकलाइजेशन। और डिफरेंट तरह के एम्फीबियंस आपने देखा होगा हमारे घरों में जो फ्रॉग होते हैं वो भी आवाज़ें निकालते हैं, डिफरेंट तरह की वोकलाइजेशंस वोकल्स निकालते हैं, आवाज़ें साउंड निकालते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट फिनोमिना है उनके अंदर और एम्फीबियंस के फाइलम में ये ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। वोकलाइजेशन यानी साउंड प्रोडक्शन जो है वो सम एम्फीबियंस करते हैं और इसका रोल समझा जाता है रिप्रोडक्टिव, यानी कि एम्फीबियंस आवाज़ें निकालते हैं, कुछ रिप्रोडक्टिव रोल प्ले करने के लिए आवाज़ें निकालते हैं और कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसी आवाज़ें भी होती हैं जिनका उनकी रिप्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता। हमने आज इनमें वोकलाइजेशन की टाइप्स पढ़नी है और वो सारी की सारी टाइप्स जो आप पढ़ेंगे, 4 टाइप्स यहाँ पे बताई हैं, उन 4 में से 3 टाइप्स ऐसी हैं जो उनकी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं। यहाँ पे सबसे पहले है एडवर्टाइजमेंट कॉल। बेटा ये कॉल्स एम्फीबियंस तो करते हैं, वोकलाइजेशन का फिनोमिना एम्फीबियंस में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एम्फीबियन के मेल्स में ज़्यादा आपको एफिशिएंट मेथड मिलेगा। एम्फीबियन के मेल्स की आवाज़ें भी एम्फीबियन फीमेल्स की निस्बत ज़्यादा लाउड होती हैं, ज़्यादा ऊंची होती हैं। सबसे पहली वोकलाइजेशन है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कॉल। जब एम्फीबियन किसी जगह पे या किसी भी एरिया में मौजूद होता है तो जब उसने किसी दूसरी फीमेल को, अपनी स्पीशी की दूसरी किसी फीमेल को अट्रैक्ट करना होता है बेटा, तो वो एडवर्टाइजमेंट कॉल देता है, उसको कहते हैं एडवर्टाइजमेंट कॉल। यूज्ड टू अट्रैक्ट फीमेल्स बाय मेल्स, यानी मेल्स ये वोकलाइजेशन करते हैं फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अनाउंस्ड फॉर टेरिटरी ऑक्युपाइड, और ये इसलिए भी करते हैं कि अपनी टेरिटरी बताते हैं। कुछ मेल्स जब एक खास इलाके पे जाके कब्जा कर लेते हैं और वहाँ पे वो उनका ब्रीडिंग सीजन में जाके, तो वहाँ पे बेटा वो वोकलाइजेशन आवाज़ें निकालना शुरू कर देते हैं डिफरेंट तरह की। इससे उन्हीं स्पीशी के दूसरे मेल्स को डराया जाता है कि तुम इस इलाके में मत आना, ये इलाका जो है वो मेरे अंडर है। इसको बोलते हैं टेरिटरी, ये जो कब्जे में उसने किया। इसलिए ये जो एडवर्टाइजमेंट कॉल्स हैं, ये कॉल्स मेल इसलिए भी अनाउंस करते हैं, अनाउंस्ड फॉर टेरिटरी ऑक्युपाइड, जो जगह जो टेरिटरी उन्होंने ऑक्युपाई की होती है ना, वहाँ पे वो इसलिए ऑक्युपाई करते हैं कि वहाँ पे वो अपनी ब्रीडिंग कर सकें, वहाँ एग्स वगैरह की डेवलपमेंट हो, वहाँ पे वो जो है वो अपनी फीमेल को अट्रैक्ट करके
करके वहाँ उनकी जो है वो ब्रीडिंग सीजन उनका चलता है। तो उसको कहते हैं टेरिटोरियल बिहेवियर। तो वो टेरिटोरियल बिहेवियर आवाजें निकाल के शो करते हैं मेल। तो एडवर्टाइजमेंट कॉल दो मकसद की वजह से हो सकती है, एक फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी स्पीशी की फीमेल को, दूसरा बेटा टेरिटरी बताने के लिए अनाउंस की जाती है टेरिटरी जो ऑक्यूपाई होती है। इसको सुन के ना फीमेल्स के अंदर जो उसी स्पीशी की फीमेल्स होती हैं, इन आवाज़ों को सुन के ये जो मेल्स की तरफ से एडवर्टाइजमेंट कॉल्स आ रही होती हैं ना, उनको सुन के फीमेल्स के अंदर चेंजेस, उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस प्रोड्यूस होने लग जाती हैं। कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं यानी बॉडी में चेंज आती है, और कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस होती हैं यानी उनका जहन भी उस तरफ डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है। अब वो उस एडवर्टाइजमेंट कॉल को पॉजिटिव रिस्पॉन्स करती हैं या नेगेटिव रिस्पॉन्ड करती हैं, ये उन पे डिपेंड करता है और उनकी फिजियोलॉजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि एडवर्टाइजमेंट कॉल जो होती हैं फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस, यानी जहनी चेंजेस भी, कुछ उनके ब्रेन में भी, इनके माइंड में भी कुछ चेंजेस प्रोड्यूस होती हैं जिससे वो मेल की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं और उनकी बॉडी में भी चेंजेस आती हैं। उसके बाद है रिसेप्टिव कॉल। रिसेप्टिव होते बेटा रिसीव कर ली। अब एडवर्टाइजमेंट कॉल मेल की तरफ से आई है ना, तो एक फीमेल सुनेगी और वो रिसीव कर लेगी, और वो ब्रीडिंग के लिए, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कॉल ब्रीडिंग के लिए भी होती है, टेरिटरी बताने के लिए भी होती है, और सेम स्पीशी की जो फीमेल होगी वो ब्रीडिंग के लिए जब रेडी हो जाएगी तो वो कॉल होती है रिसेप्टिव कॉल, कि उसने एडवर्टाइजमेंट कॉल को एक्सेप्ट कर लिया है, अब वो ब्रीडिंग के लिए जो है वो रेडी है। तो रिसेप्टिव कॉल फिर हमेशा फीमेल देती है कि एडवर्टाइजमेंट कॉल मेल की तरफ से जब आती है तो उसके बदले में फीमेल कॉल जब ब्रीडिंग के लिए रेडी हो जाती है तो वो रिसेप्टिव कॉल देती है। उसके बाद है रिलीज कॉल। सम फीमेल्स जो है वो उस वक्त ब्रीडिंग के लिए रेडी नहीं भी होती, लेकिन वो भी वोकलाइजेशन करती हैं। वो जो वोकलाइजेशन करती हैं वो जरा डिफरेंट तरह की साउंड होती है, उसको कहते हैं रिलीजिंग कॉल। उससे जो एडवर्टाइजमेंट कॉल करने वाले मेल होते हैं उनको पता चल जाता है कि नेक्स्ट जो उनकी स्पीशी की फीमेल है वो ब्रीडिंग के लिए रेडी नहीं है। तो रिलीजिंग कॉल का मतलब होता है कि ब्रीडिंग के लिए जो फीमेल रेडी नहीं है उनकी जो रिस्पॉन्सिव कॉल होती है। फॉर इनकेपेबल ऑफ ब्रीडिंग, तो मेल ऑल्सो ट्राई टू एम्प्लेक्सिस अनरिस्पॉन्सिव फीमेल्स, सच फीमेल गिव रिलीज कॉल, कि कुछ फीमेल जो हैं वो रजामंद नहीं होती ब्रीड करने के लिए, लेकिन मेल बार बार एडवर्टाइजमेंट कॉल दे के जो है वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फीमेल्स को फिर जो है वो एंड पे रिलीज कॉल देनी पड़ती है कि वो फिजियोलॉजिकली या साइकोलॉजिकली इनएक्टिव है, इनकैपेबल है, ब्रीडिंग करने के लिए अभी वो कैपेबल नहीं है, तो वो फिर रिलीज कॉल देती है। तो जो कैपेबल होगी वो रिसेप्टिव कॉल देगी, और जो कैपेबल नहीं होगी उस वक्त वो रिलीज कॉल देगी। तो देखिए बेटा ये तीनों जो कॉल्स हैं ज्यादातर इनका ताल्लुक है रिप्रोडक्शन से, अपनी टेरिटरी देखने के लिए, अपने कब्जा जो है वो दूसरों को अनाउंस करने के लिए कि मेरी टेरिटरी यहाँ पे है, कोई दूसरा मेल यहाँ पे ना आए, ठीक है, दूसरी फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। फिर फीमेल्स की रिसेप्टिव कॉल्स, अगर वो रेडी हैं ब्रीडिंग के लिए, अगर वो रेडी नहीं है तो उनकी रिलीज कॉल, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास डिस्ट्रेस कॉल। डिस्ट्रेस का मतलब है कुछ जो एम्फीबियंस होते हैं वो वोकलाइजेशन करते हैं, लेकिन वो वोकलाइजेशन ब्रीडिंग या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होती। जैसे कोई प्रेडेटर उन पर अटैक करता है तो वो ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर देते हैं, आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वोकलाइजेशन। बट ये वाली वोकलाइजेशन जो है वो ब्रीडिंग से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं डिस्ट्रेस। अगर किसी जो है वो एन्यूरॉन को या फिर किसी एम्फीबियन को चोट लग जाती है, कोई पेन होती है, तो वो तब भी ऊंचा ऊंचा चिल्लाता है, वो भी तो वोकलाइजेशन है। तो ये वाली जो वोकलाइजेशन होती है, जो अगर प्रेडेटर अटैक करे तो खतरे में यानी डेंजर में वोकलाइजेशन होती है, या फिर पेन की सूरत में जो वोकलाइजेशन होती है उसको कहते हैं डिस्ट्रेस वोकलाइजेशन। सो सच काइंड ऑफ वोकलाइजेशन इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव फंक्शन, तो नॉट एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्शन। तो ये वाली डिस्ट्रेस जो वोकलाइजेशन है, डिस्ट्रेस कॉल्स हैं, ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये तब रिलीज की जाती हैं जब वो पेन या फिर डेंजर में हो। कॉल्स आर सो मच, और ये वाली कॉल्स बहुत ज्यादा लाउड भी होती हैं। जैसे ही एम्फीबियन के ऊपर कोई प्रे अटैक करता है तो ये ऊंचे ऊंचे चिल्लाना शुरू कर देते हैं, आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं, उससे ये ना अपने प्रेडेटर को डराने की भी कोशिश करते हैं। इसलिए ये जो रिप्रोडक्शन वाली कॉल्स हैं इनकी निस्बत जो डिस्ट्रेस कॉल होती हैं वो ज्यादा ऊंची भी होती हैं, ज्यादा लाउड होती हैं, और ये अपने प्रे को उसको डराने के लिए भी होती हैं। दूसरा बेटा
ये है हमारे पास कि वोकलाइजेशन एम्फीबियंस में होती तो है, तो क्या उनके गले में कोई खास तरह का अपरेटस मौजूद होता है जिसकी वजह से ये वोकलाइजेशन होती है? अब देखें, हम भी तो बोलते हैं, दरअसल हमारे गले में वोकल कॉर्ड्स होते हैं, लैरिंक्स पड़ा हुआ है हमारे गले में, हम इन दोनों की हेल्प से जो है वो बोलते हैं। एम्फीबियन आती है मैमल से पीछे, तो मैमल्स की गले में भी बेटा आवाज प्रोड्यूस करने के लिए यही दो चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं, उनका लैरिंक्स और उनके मसल्स जो दो शाफ्ट की सूरत में होते हैं उनको कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। ये दोनों चीजें जरूरी हैं, यही जो है वो हमारे इंसेस्टर्स हैं और इन्हीं से हमने ये चीजें ली हैं। तो साउंड प्रोड्यूसिंग अपरेटस फिर इनमें जो होता है वो लैरिंक्स होता है और वोकल कॉर्ड्स होते हैं। याद रखें बेटा, ये जो वोकल कॉर्ड्स है ना, ये मसल्स हैं, मसल्स के दो स्ट्रेच होते हैं, दो पट्टियां होती हैं मसल्स की जो गले में लगी होती हैं और लैरिंक्स के साथ लगी होती हैं। लैरिंक्स का भी आपको पता ही होगा, लैरिंक्स क्या होते हैं? लैरिंक्स हमारा जो सांस की नाली है उसकी ओपनिंग को कहते हैं। लैरिंक्स कार्टिलेज की बनी होती है, गोल कलर की, यूं बंद भी हो जाती है, यूं हवा के गुजरने से जब बंद ओपन होती है तो जिस तरह बांसुरी में आवाज पैदा होती है, बिल्कुल वैसे ही वोकलाइजेशन यानी आवाज की जो प्रोडक्शन है, साउंड की प्रोडक्शन, उसमें हेल्प करती है। कलेक्टिवली लैरिंक्स को और जो वोकल कॉर्ड्स हैं इनको हम लैरेंजियल अपरेटस कहते हैं। ये लैरेंजियल अपरेटस जो हैं वेल डेवलप हैं एम्फीबियंस के अंदर, लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखनी है आपने, एम्फीबियन मेल्स के अंदर ये ज्यादा डेवलप है। वो कहते हैं एम्फीबियन मेल के अंदर लैरिंक्स भी होता है, वोकल कॉर्ड्स भी होता है और एक अलग तरह की स्ट्रक्चर भी होती है जिसे वोकल सैक कहते हैं, थैली की तरह की स्ट्रक्चर होती है। आपने देखा होगा कि जब वो जो फ्रॉग होते हैं जब वो बोलते हैं ऊंची ऊंची, तो उनका यहाँ पे जो थ्रोट वाली साइड होती है वो जगह बार बार स्वेल कर रही होती है, तो वो अंदर वोकल सैक होती है जो हवा से बार बार फूल रही होती है, स्वेल कर रही होती है। मेल्स के अंदर फिर वोकल सैक भी प्रेजेंट होती है। वोकल सैक क्या कहते हैं? उनकी ये माउथ वाली जो कैविटी है ना, इसका ही उभरा हुआ हिस्सा होता है, यहाँ पे ये पूरा माउथ होता है, दिस इज नोन एज बक्कल कैविटी, और इसका उभरा हुआ हिस्सा यहाँ पे होता है, उसी को कहते हैं वोकल सैक। इस माउथ का, उस वोकल सैक का पीछे लैरिंक्स है और वोकल कॉर्ड्स, ये चारों मिलके जो मेल्स एम्फीबियंस होते हैं उनमें ज्यादा जो है रोल प्ले करते हैं, ज्यादा ऊंची वाली साउंड प्रोड्यूस करने में। अच्छा, ये जो वोकल सैक होती है बेटा, ये एम्फीबियन की फीमेल्स में नहीं होती। वोकल सैक का फिर क्या ऐसा काम है जो मेल के अंदर खास है? वो ये कि ये वोकल सैक का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग का मतलब है आवाज थोड़ी प्रोड्यूस करेंगे लेकिन उस सैक की वजह से वो एम्पलीफाई हो जाएगी बहुत ज्यादा, तो मेल्स, एम्फीबियन मेल्स की आवाज बहुत ऊंची होती है। दूसरा, इट इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ साउंड, तो साउंड का वॉल्यूम भी इंक्रीज करते हैं। एडवांटेज आपको पता चल ही गया है, अगर ये वोकलाइजेशन ना करें तो बहुत ज्यादा फीमेल्स जो है वो पूरी वर्ल्ड में फैले हुए हैं, उनको पता नहीं चलता कौन सी स्पीशी की फीमेल उनकी फीमेल है, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए, रिप्रोडक्टिवली अट्रैक्ट करने के लिए, अपना जहाँ पे कब्जा होता है वो कब्जा बताने के लिए कि मैं इधर हूँ, कोई मेरे जैसा इधर ना आए क्योंकि ये मेरा एरिया है, तो ये सारी इसके एडवांटेजेस हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद है हमारा दूसरा छोटा सा क्वेश्चन है पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर आपको पता है, वालिदैन जो है वो जब एग, ये आपको पता है, मैंने आपको शुरू में बता दिया, ये ओवीपेरस होते हैं यानी ये अंडे देते हैं। अंडे देंगे तो मदर और फादर मिलके जो है वो एग की प्रोटेक्शन करते हैं, लेकिन ज्यादातर एम्फीबियन में हमें ये देखने को नहीं मिलता। ज्यादातर एम्फीबियन में सिर्फ फीमेल प्रोटेक्शन करती है या सिर्फ मेल प्रोटेक्शन करता है। बेटा ऐसे भी होता है कि एक एरिया में सिर्फ मेल होता है, उसकी फीमेल आके वहां उसके लिए अंडे दे जाती है, वो खुद चली जाती है, लेकिन बाद में उसकी प्रोडक्शन सिर्फ मेल ने करनी होती है। ऐसे भी होता है, जैसे सैलामेंडर है और सिसिलियंस हैं, उनमें फर्टिलाइजेशन होती है इंटरनल, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने की वजह से सिर्फ मदर रिस्पॉन्सिबल होती है बच्चे की, यानी कि उसकी केयर करने के लिए। तो पेरेंटल केयर अगर सिर्फ मदर करेगी तो वो होगी मैटरनल केयर, अगर फादर और मदर दोनों मिलके करेंगे वो होगी पेरेंटल या पैटर्नल केयर, पेरेंटल केयर। ठीक है, ये जो होती है मैटरनल यानी सिर्फ मदर में, वो होती है सैलामेंडर और सिसिलियंस के अंदर, क्योंकि इनमें फर्टिलाइजेशन होती है इंटरनल, ये अंडे नहीं देते, ये डायरेक्ट जो है वो बेबी डिलीवर करते हैं, इसलिए मदर रिस्पॉन्सिबल है कि बेबी की पूरी ग्रोथ जो होती है वो मदर की बॉडी में होती है, तो मदर केयर करती है। जब जो एन्यूरॉन्स होते हैं यानी जिनमें फ्रॉग्स और टोड आते हैं, ये अंडे देते हैं, तो अंडे की जो प्रोटेक्शन, क्लीनिंग, मॉइस्चनिंग करते हैं अपने क्लच की। क्लच ग्रुप ऑफ एग्स को कहते हैं, किसी एक अंडे की नहीं बल्कि ग्रुप की सूरत में अंडे देके उसकी प्रोटेक्शन करते हैं, बार बार उसे मॉइस्ट भी करते रहते हैं, उससे गंदगी भी हटाते रहते हैं। इस तरह की कुछ एक्टिविटीज हैं जो पेरेंटल केयर में आती हैं, ये दोनों मिलके करते हैं। कहते हैं, एक यहाँ पे छोटी सी बात लिखी हुई है बेटा, रियोबटैरस। रियोबटैरस जो है, बटरैचस, ये ऐसा एम्फीबियन है
जिसमें मदर जो होती है वो अपने स्टमक के अंदर, अपने मैदे के अंदर जो है वो टेडपोल यानी जो उनका बेबी होता है, बेबी एम्फीबियन, उसकी डेवलपमेंट करती है। बाद में अपने माउथ के जरिए उसको रिलीज करती है। तो माउथ के जरिए रिलीज करके जो है यानी कि एग भी नहीं ले करते ये और ना ही इनमें बर्थ होती है। तो इस तरह के एम्फीबियन जिनमें ना एग देते हैं ना बर्थ होती है, इनको बोलते हैं ओवोविविपेरस। यानी कि ना ये ओविपेरस हैं ना ये विविपेरस हैं, ये इनके बीच में आते हैं, इनको बोलते हैं ओवोविविपेरस। तो यहाँ पे देखिए मदर कर तो रही है ना डेवलपमेंट, मदर केयर भी कर रही है, अपने स्टमक में उसको रखती है और कहते हैं कि जब स्टमक में बेबी होते हैं ग्रुप की सूरत में होते हैं, स्टमक उनका फैल जाता है, स्वेल हो जाता है, डायलेट हो जाता है। बाद में माउथ के जरिए वो बेबी निकालती है और बाहर भी उनकी केयर करती है। ये मैटरनल केयर हो गई, लेकिन अलग तरह की केयर है इसलिए उन्होंने यहाँ पे बताई। तो मेरा बेटा ये दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट 5 ईयर के लिहाज से क्वेश्चन है। ये ज्यादातर थ्योरी ही है, सिर्फ इसको आपने याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा एम्फीबियन इन प्लरल। अल्लाह हाफिज।